कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल गुढ़ा गोड़ जी और सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवा रहा है, चाहे वो किसी भी विद्यालय के हों। अर्थात संस्था का ये मानना है कि किसी भी कारणवश किसी भी बच्चे की किसी भी प्रकार की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस क्रम में मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आँख से गिरता आंसू आग बन जाए, चांद तारे टिमटिमाते चिराग बन जाए, कुछ ऐसा कीजिए कि देश में शिष्टाचार महकने लगे और अपना भारत सोने की चिड़िया की तरह चहकने लगे। जी हाँ, अपना भारत, बात भारत की कर रहा हूँ। टॉपिक ऐसा लेकर आया हूँ आपके समक्ष जो देशभक्ति से सराबोर है और पता चलेगा कि देशभक्ति क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि देशभक्ति क्या है। पता चलेगा कि लेखक स्वयं प्रकाश हमें क्या कहना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश का संक्षिप्त परिचय दूं कि स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में जाने जाते हैं और राजस्थान में भी आपने बहुत से समय सेवा का कार्य किया। उसके बाद 1980 के दशक में आप कहानीकार के रूप में उभरे और 1980 के दशक के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं स्वयं प्रकाश। आपकी अब तक 13 कहानी संग्रह वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें है आपकी रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, और इसके अलावा आएंगे अच्छे दिन भी, बिल्कुल अच्छे दिन भी आएंगे, डटे रहें आप, धैर्य के साथ अच्छे दिन जरूर आएंगे। अलावा इसके आदमी जात का आदमी और संधान, ये रचनाएं आई। वर्तमान समय में लेखक स्वयं प्रकाश सेवानिवृत्त होकर भोपाल में रह रहे हैं और काफ़ी समय तक आप वसुधा पत्रिका से भी जुड़े रहे, जो कि आज़ादी से पहले की पत्रिका चल रही है। और वसुधा पत्रिका का जब नाम आता है तो हरिशंकर परसाई का नाम आता है। ये भी वसुधा पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करेंगे नेताजी का चश्मा कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि देशभक्ति का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, वो अनंत तक होती है। अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। इससे घिरे देश का नाम ही भारत नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है वो भारत है, नहीं। भारत क्या है? भारत की नदियां, भारत की झीलें, भारत के नागरिक, पशु पक्षी, वनस्पति, इन सब से प्रेम, इन सब का संरक्षण, इन सब से प्रेम, भारत की प्रकृति से प्रेम, भारत के कण कण से प्रेम अगर है तो वो देशभक्ति है। सीमा पर देश की रखवाली करना ही देशभक्ति नहीं है। अन्य उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊं। एक किसान अगर खेत में हल नहीं चला रहा है तो वो देशभक्ति नहीं है। एक अध्यापक अगर बच्चों को सही तरीके से मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर रहा है तो वो देशभक्ति नहीं है। एक मजदूर जो देश के निर्माण में अपना योगदान नहीं दे रहा है, देशभक्ति नहीं है। अर्थात देशभक्ति है अपना सर्वस्व समर्पण। जिस भी क्षेत्र में आपको कार्य करने का मौका मिला है उस क्षेत्र में अपना सर्वस्व समर्पण देशभक्ति है। तो नेताजी का चश्मा कहानी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। देखिए, आप किताब हाथ में ले,
किताब में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक तो अपन कविताएं बोर्ड के ऊपर पढ़ रहे थे, अब आपको जो बुक है वो पास में लेने की ज़रूरत है। और बुक में आप जब आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रस्तुत कहानी की शुरुआत किस प्रकार से हुई है। प्रस्तुत कहानी की शुरुआत एक हालदार साहब, जो कहानी का नायक है, ये कर सकते हैं। देखिए, कहानी यहां से शुरू हुई है कि कोई हालदार साहब हैं, अर्थात हालदार यानी हवलदार पद है उनका, तो उन्हीं के नाम से लेखक ने संबोधित किया है। वो कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिन से एक छोटे से कस्बे से गुजरते हैं, ये बात है। अब छोटा सा कस्बा कोई भी हो सकता है। और इसी पाठ में आगे लेखक क्या बताता है कि उस कस्बे में एक, पेज पढ़ना, पेज सामने करो, हाँ। तो हालदार साहब है वो 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हैं। और कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे मकान नहीं है, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा कोई बड़ा बाजार भी नहीं है। छोटा सा कस्बा है। हाँ, कस्बे का रेखा चित्र है, स्केच मैं कस्बे का लिख रहा हूँ। क्या है, प्रश्न बन सकता है कि जिस कस्बे की चर्चा की है उस कस्बे का रेखा चित्र लिखो। एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, और एक छोटा सा सिनेमा घर है। इसके अलावा एक ओपन एयर सिनेमा घर है, और कुछ छतरियां बनी हुई हैं, कुछ पेशाब घर बने हुए हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा क्या है, कस्बा है। अब उस कस्बे से हालदार साहब हमेशा हर 15वें दिन गुजरते हैं। किस काम? अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में। अब सिलसिले का पद परिचय आपको देना पड़े, इंपॉर्टेंट शब्द है, तो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आगे क्या कहता है लेखक कि वहाँ एक नगर पालिका है। नगर पालिका मतलब कुछ ना कुछ काम करवाती रहती है। क्या करवा दिया? कभी कोई चबूतरा बना दिया, कभी कोई कवि सम्मेलन करवा दिया, कभी कोई नालियाँ बना दी। और इसी नगर पालिका के उत्साही कर्मचारी के दिमाग में ये बात आई कि कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगानी चाहिए। अर्थात बहुत अच्छा विचार उनके आया। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया होगा। ऊहापोह है, ऊहापोह का अर्थ है उलझन। देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि सरकारी कार्यों में उदासीनता देखी जाती है, अर्थात ढीलापन देखा जाता है, और सरकारी कर्मचारी सभी अच्छे तरीके से समर्पित भाव के साथ कार्य नहीं करते। ऐसा व्यंग यहाँ पर लेखक ने किया है। उसके बाद लेखक क्या कहते हैं कि काफ़ी समय चिट्ठी पत्र में बर्बाद हो गया। अब बजट समाप्त होने की कगार पर था, अर्थात बजट की शासनावधि समाप्त होने से पहले, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगा दी जाती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि नेताजी की एक मूर्ति लगानी थी। अब इसके लिए काफ़ी समय बर्बाद हो गया, तो किसी स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ये काम सौंप दिया जाता है। मान लीजिए उसका नाम मोतीलाल हो, मान लीजिए उसका नाम सुनील हो, मान लीजिए उसका नाम मुकेश हो, कुछ भी नाम हो, किसी भी सरकारी टीचर या किसी ड्राइंग के टीचर को ये काम सौंप जाता है। अब वो सरकारी व्यक्ति, जो स्कूल का व्यक्ति है, वो उस मूर्ति को 1 महीने के अंदर पटक देने का विश्वास
देता है। किसको? नगर पालिका के कर्मचारियों को। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पटक देने से क्या आशय है? पटक देने से आशय है कि काम में कोई विशेष रुचि न रखते हुए किसी भी तरीके से आनन फानन में काम को समाप्त करना पटक देने से आशय है। तो यहाँ पर उसके बाद लेखक लिखता है कि जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी, अर्थात ऐसी मूर्ति जो यहाँ तक हो, दूसरे बटन तक हो, ऐसी मूर्ति को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। BUST। ऐसी मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। और वो काफ़ी सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम, कुछ कुछ कमसीन, अर्थात काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। और मूर्ति को देखते ही कोई भी व्यक्ति देखता है तो दिल्ली चलो, मैं तुझे खून दूंगा, तुम हमें आज़ादी दो, ऐसे नारे याद आते हैं। और लेखक ने कहा है कि ऐसा प्रयास एक सराहनीय प्रयास है नगर पालिका के कर्मचारी का। तो यहाँ बात लेखक आगे कहना चाहता है कि उस मूर्ति को देखता है तो उसकी आंखें फटे रह जाती है। किसकी? हवलदार साहब की। मूर्ति को देखने पर वे क्या देखते हैं कि मूर्ति संगमरमर की है, अर्थात मार्बल की ये कह सकते हैं, मगर चश्मा रियल है। रियल का मतलब है जैसा आम लोग पहनते हैं वैसा चश्मा है। जो चश्मा है वो मार्बल का नहीं है, वो चश्मा रियल पहन रखा है मूर्ति ने। हवलदार साहब जब पहली बार इस चश्मे को देखते हैं मूर्ति के ऊपर तो वे आश्चर्यचकित होते हैं। और आगे क्या आप पढ़ेंगे पेज नंबर 62 पर, तो क्या आपको मिलेगा कि चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, अर्थात देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, अर्थात आश्चर्य मिश्रित मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, ये भी ठीक है, पत्थर मूर्ति की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर चले जाती है, अर्थात ये एक साधारण घटना है। पहली बार जब वो कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरते हैं अपने उस कस्बे से, एक साधारण घटना समझकर वो निकल जाते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचने रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना देशभक्ति आजकल मजाक की चीज बनती जा रही है। देखिए हवलदार साहब कितना अच्छा सोच रहे हैं। हवलदार साहब जब पहले बार उस कस्बे से गुजर रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। अर्थात एग्जाम के लिए भी प्रश्न बन सकता है कि जब हवलदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि वे कस्बे के नागरिकों का प्रयास मान रहे हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बल्कि संपूर्ण कस्बे में पूरे कस्बे में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का ये योगदान है। उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है और आगे किस प्रकार है, कहानी में आगे लिखा है कि दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब उस पर गोल फ्रेम वाला चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हवलदार साहब को आदत पड़ गई कि जब पिछली बार वो आए तो चश्मा कैसा था, चौकोर। इस बार जब आए तो चश्मा कैसा है, गोल। और साथ ही साथ अपने आप से वो बात करते हैं, अपने आप को संतुष्टि देते हैं और क्या कहते हैं, वाह भाई, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन क्या चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। पहला काम चौराहे पर रुकना, दूसरा काम पान खाना, तीसरा काम मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, अर्थात 15-15 दिन से आ रहे हैं,
सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, फोर्थ टाइम आए, लगभग 2 महीने हो गए मान लो, और हर बार वो उस मूर्ति पर चश्मे को बदलते हुए देख रहे हैं, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी गोगो वाला चश्मा, और कभी बिना मोटी फ्रेम का चश्मा, कभी पतली फ्रेम का चश्मा। इस प्रकार से हर बार वो चश्मे को बदलते हुए मूर्ति पर देख रहे हैं। तो उनका कौतुक दुर्दमनीय हो उठा। कौतुक का मतलब है आश्चर्य या उनके जानने की इच्छा, जिज्ञासा। दुर्दमनीय का मतलब है असहनीय, कि ये तो किसी से पूछा ही जाए कि मूर्ति पर चश्मे कौन चेंज करता है, कौन परिवर्तित करता है। और जब कौतूहल दुर्दमनीय उठा तो हवलदार साहब पान वाले से पूछ लेते हैं कि क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा चेंज कैसे हो जाता है। इस पर पान वाला जो चौराहे पर है उसकी दुकान है, और सबसे पहले अर्थात हमेशा हवलदार साहब 15 दिन से गुजर रहे हैं तो पान वाले से ही उनका संपर्क रहता है, क्योंकि हवलदार साहब खुद पान खाते हैं। और जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठता है तो वो पान वाले से ही पूछ लेते हैं कि क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा चेंज कैसे हो जाता है। इसके उत्तर में पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपने लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात यहाँ पर आपके लिए भी प्रश्न बनता है कि पान वाले का रेखा चित्र किस प्रकार का है, कि पान वाला एक मोटा ताज़ा आदमी है, उसकी तोंद बड़ी तोंद है, और उसके जो दांत कैसे हैं, लाल काले हैं, और वो हवलदार साहब से मुखातिब हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला कर देता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने बताया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि कैप्टन चश्मे वाला क्यों चेंज कर देता है। ये बात हवलदार साहब अब तक नहीं समझ पाए। देखिए यहाँ पर फिर से एक वर्ड आ रहा है, चेंज, जो कि अंग्रेजी भाषा का है। तो इस कहानी के बारे में प्रकाश डालने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि लेखक ने और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अब पान वाला समझाता है, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ये जो पंक्तियां हैं वो कहानी के संदर्भ में आप अगर कहना चाहें तो लेखक ने प्रस्तुत कहानी में देशज शब्दों का इस्तेमाल किया है। अर्थात देशज का मतलब लोकल भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे ग्राहक को ग्राहक कहा है, चौड़े चौकट चौड़ी फ्रेम को चौड़े चौकट कहा है, किधर से लाएगा, किधर से लाएगा को किधर से लाएगा, और उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब दूसरा चश्मा लगा दिया। इसका मतलब यह है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। क्या समझ में आया, कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि आहत करती है, पीड़ित करती है, उसे बेचैन करती है, और मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, ऐसा कैप्टन को लगता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः, यानी संभावना यह है, नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह वाह भाई, क्या आइडिया है। अर्थात क्या समझे आप कि हवलदार साहब को बात इतनी समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है, कैप्टन, और उसके चश्मों की एक दुकान है। मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, और बाजार में कोई व्यक्ति घूमता है, वो फ्रेम उसको पसंद आता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो वही फ्रेम चाहिए जो नेताजी की मूर्ति पर लगी हुई है। तो वो ग्राहक को अपनी दुकान पर बैठाता है
और नेताजी से क्षमा मांगते हुए वो चश्मा उतार लेता है, वो ग्राहक को सौंप देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। ये बात किसको समझ में आई? हवलदार साहब को। कहानी आगे चलती है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। एक बार फिर से ओरिजिनल शब्द है, वो अंग्रेजी भाषा का है, तो बहुत से शब्द आए इसमें। तो पूछते हैं कि मूर्ति के ऊपर जब मूर्तिकार ने चश्मा बनाया था वो चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद यानी बड़ा पेट। थिरका मतलब जब वो हंसता है तो उसका पेट हिलता है। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक अर्थात जो कोई पान खाता है उसके थूकने को क्या कहते हैं? पीक। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। देखिए, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। मास्टर का मतलब मूर्तिकार। ये बात पान वाले के लिए मज़ेदार है और हवलदार साहब के लिए चकित अर्थात आश्चर्यचकित करने वाली और द्रवित करने वाली। द्रवित का मतलब है आंखों से आंसू आ जाना, आंखें नम हो जाना। प्रश्न बन सकता है क्यों? कि मूर्तिकार अर्थात जब चश्मा बनाना भूल जाता है वो बात मज़ेदार होती है पान वाले के लिए, हवलदार साहब के लिए वही बात चकित और द्रवित करने वाली क्यों होती है? तो आपका उत्तर होगा कि सुभाष चंद्र बोस कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो देश का ऐसा राष्ट्र नायक है कि जिसकी मूर्ति बनाते वक्त अगर कोई चश्मा भूल जाए तो देशभक्ति बची कहाँ है और सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता का भाव बचा कहाँ है, सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान का भाव बचा कहाँ है। ये बात सोचकर हवलदार साहब द्रवित हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे का अध्यापक था। पहले ये बात आई है कि मान लो कि मूर्तिकार कोई ड्राइंग मास्टर हो, मान लो किसी स्कूल का मास्टर हो, मान लो उसका नाम मोतीलाल हो, मगर वाकई अब मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है कि वास्तव में ही मूर्तिकार का नाम मोतीलाल था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अर्थात यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मूर्तिकार द्वारा मूर्ति पर चश्मा नए बनाने के क्या क्या संभावित कारण रहे होंगे, या क्या क्या संभावित कारण हवलदार साहब ने सोचे। हवलदार साहब ने सोचा कि मूर्तिकार ने चश्मा बनाया होगा, बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा, या मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या उसने सोचा होगा कि कुछ पत्थर को थोड़ा और बारीक करते हैं और बारीक करने के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा। इतने प्रकार की संभावनाएं वे करते हैं। अब हवलदार साहब को बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि चश्मे वाले के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कैप्टन। और कैप्टन एक पद का नाम है जो सेना का नाम है, और सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ाद हिंद फौज। तो कैप्टन है मतलब है वो किससे जुड़ा हुआ है? सेना से। तो क्या सुभाष चंद्र बोस के साथ सेना में नौकरी की थी? यह प्रश्न पूछता है कौन? हवलदार साहब। किससे? पान वाले से। अब आगे कहानी आगे चलती है और क्या होता है, पान वाला नया पान खा रहा था, अर्थात उसका काम एक ही है, पान खाना। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, इस प्रकार। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब,
वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो और एक काम करो, उसका फोटो वोटो छपवा दो कहीं। अर्थात एक देशभक्त व्यक्ति का मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, किसके द्वारा, पान वाले के द्वारा। और क्या कहा जा रहा है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, और उसका फोटो वोटो छपवा दो कहीं, और एक काम करो आप ही बात कर लो, वो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर बेचैन हो रहा था, काम भी कुछ ज़्यादा था, तो हालदार साहब जीप में बैठ कर चले गए। देखिए यहाँ से प्रश्न निकल रहा है कि कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र लिखिए। कैप्टन चश्मे वाले का रेखा चित्र है, एक मरियल सा बूढ़ा आदमी है, गांधी टोपी पहनता है और एक लकड़ी के सहारे चलता है, और साथ ही साथ वह एक अपने हाथ में संदूक रखता है, चश्मों की फेरे लगाकर वो चश्मे बेचता है। इस प्रकार का उसका रेखा चित्र है। और वो पूछना चाहते थे कि लोग इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, मगर हालदार साहब को पता लग गया था कि पान वाला अब किसी भी बात का जवाब देगा नहीं, इसलिए उन्होंने वहाँ से चलना ही बेहतर समझा। अब कहानी आगे बढ़ती है, यानी लगभग 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से हर 15 दिन के अंतराल से गुजरते रहे। हर 15 दिन के बाद वो देखते हैं कि कभी तो उस मूर्ति पर गोल चश्मा होता है, कभी चौकोर होता है, कभी काला होता है, कभी बड़े कांच वाला गोगुर चश्मा होता है, मगर उस मूर्ति पर चश्मा होता ज़रूर है। हालदार साहब के लिए ये प्रसन्नता के पल थे। अर्थात कस्बे पहले ही कस्बा आएगा, चौराहा आएगा, चौराहे पर मूर्ति होगी और उस पर किसी न किसी प्रकार का बदला हुआ चश्मा होगा। ये देखकर ही हालदार साहब हमेशा खुश हो जाते थे। 2-3 साल तक ये क्रम चला। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अर्थात लगातार 1 महीने 15 दिन के अंतराल से आते हैं। पहली बार आए तब भी नहीं था, इस बार 15 दिन के अंतराल के बाद आए तब भी चश्मा नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला प्रश्न सुनते ही उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात चश्मा कौन चेंज करता था? कैप्टन। देखिए हमने कहानी की शुरुआत की थी, उस वक्त एक लाइन आई थी और हालदार साहब रियल चश्मे को देखकर सोचते हैं कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, वरना आजकल देशभक्ति भी मजाक की चीज़ बनती जा रही है। ये लाइन आई थी। यहाँ देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये कस्बे के नागरिकों का प्रयास नहीं था, अकेले एक व्यक्ति का प्रयास था जिसका नाम कैप्टन चश्मे वाला है, और वो अब मर चुके हैं। मतलब उस कस्बे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती हो, पीड़ित करती हो, बेचैन करती हो। इसलिए यहाँ पर पान वाला भी उदास हो जाता है कि साहब कैप्टन मर गया, अब कौन चेंज करे। अब पान वाला उदास हो गया और ये बताता है, और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बहुत बड़ी पंक्ति है ये। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है और यहाँ से प्रश्न बना हुआ भी है, एग्जाम में भी आया हुआ है।
हालदार साहब अब सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने ही खातिर बिकने के मौके ढूंढती है, और जिन राष्ट्र नायकों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना जीवन, अपनी जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसे राष्ट्र नायकों की मूर्ति पर एक चश्मा लगाने के लिए देश के नागरिकों के पास न तो समय बचा है न वह भावना बची है। तो कहने का अर्थ है कि क्या होगा उस कौम का मतलब 140 करोड़ भारतीय हम कह सकते हैं, हर भारतीय व्यक्ति, कि हमारा क्या होगा, हमारे भीतर वो राष्ट्रीय भावना क्यों नहीं है, हम अपने क्रांतिकारियों के प्रति वो समर्पण भावना क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। ये सवाल सोचकर वे आहत होते हैं, दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थल में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। कस्बे में गुजरने से पहले ही ख्याल आया, ख्याल यानी विचार, और जब ख्याल हो जाएगा, ख्याल यानी नाटक या तमाशा। अब कैप्टन मर चुके हैं, चश्मे वाले। हालदार साहब को हर 15 दिन से उस कस्बे से गुजरना है। इस बार जब वो वापस लौटकर 15 दिन के बाद आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कस्बा आएगा, मुख्य चौराहा आएगा, और उस मुख्य चौराहे पर क्या होगी, प्रतिमा अवश्य होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से पहले कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज काम बहुत है, पान कहीं आगे खा लेंगे। देखिए, हालदार साहब स्वयं एक देशभक्त चरित्र के व्यक्ति हैं। अब वे भी मूर्ति को, बिना चश्मे की मूर्ति को देखना पसंद नहीं करते। पहले सोच लेते हैं कि कस्बा आएगा, चौराहा आएगा, मूर्ति होगी, चश्मा नहीं होगा। चश्मा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया, इसलिए आज चौराहे पर है, रुकेंगे नहीं। ये बात ड्राइवर को पहले कह दी। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। देखिए, यहाँ से कहानी अपने टर्निंग पॉइंट पर आ रही है। कहानी का मोटिव सामने आ रहा है, कहानी की प्रेरणा क्या है वो चीज़ आ रही है। हालदार साहब पहले ही सोच लेते हैं कि मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा नहीं, लेकिन आदत से मजबूर आंखें उठ ही जाती है, और जैसे उठते हैं, आंखें उठ जाती हैं, अचानक वो चीखते हैं, रोको। और जब ड्राइवर रोकता है तो उसके बाद जीप पूरी तरीके से रुक भी नहीं पाती है कि चलती जीप से वो कूद जाते हैं और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े जाते हैं, एकदम सीधे खड़े जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। देखिए, उस मूर्ति पर हालदार साहब एक सरकंडे का चश्मा देखते हैं, और सरकंडे का चश्मा का मतलब है लकड़ी का बना हुआ चश्मा, अर्थात लकड़ियों का जैसे बच्चे खेलने के लिए चश्मा बना लेते हैं कि मैंने चश्मा पहन लिया है, वैसे चश्मा। और इस चश्मे को देखकर हालदार साहब एकदम अटेंशन में खड़े जाते हैं और हालदार साहब की आंखें भर आती हैं। लेखक क्या कहता है? इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक हो गए। यहाँ भावुक क्यों हो गए? क्योंकि हालदार साहब ने देखा कि ये चश्मा जिसने भी बनाया है वो कम से कम 15-16 वर्ष से अधिक का बच्चा नहीं होगा, और इस कस्बे का बच्चा इस मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता। तो कहीं न कहीं देश के बच्चों में, देश की भावी पीढ़ी में ये भावना है कि वो अपने क्रांतिकारियों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, राष्ट्र नायकों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखती है, और
वे हृदय से उन्हें प्रेम करते हैं, ये सोचकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। अर्थात एक बहुत बड़ा संदेश इस कहानी के माध्यम से निकलकर सामने आता है कि देशभक्ति, देश के स्वतंत्र सेनानियों से प्रेम करना है, देशभक्ति कण कण से प्रेम करना है, देश की नदियाँ, देश के पर्वत, देश की झीलें, देश की वनस्पतियाँ, देश के नागरिक, पशु पक्षी, हर चीज से प्रेम करना ही देशभक्ति है। ये बात सोचकर कि देश के बच्चे नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते, ये बात सोचकर उनकी आंखें भर आती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कहानी ये संदेश देती है कि देशभक्ति का क्षेत्र काफ़ी वाइड है, बहुत लंबा चौड़ा है, वो कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। वो देश से जुड़ी हर चीज़ से प्रेम करना देशभक्ति है। अगर बहता जल आप बचा रहे हैं, देशभक्ति है। लाइट बचा रहे हैं, देशभक्ति है। देश के प्राकृतिक संसाधन बचा रहे हैं, देशभक्ति है। देश के स्वतंत्र सेनानियों के प्रति और प्रेम और आदर का भाव रख रहे हैं, देशभक्ति है। आपको देश के बारे में तमाम बातें पता है, ये आपकी देशभक्ति है। देशभक्ति का कोई सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता। ये कहानी ये संदेश देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कविता को अच्छी तरीके से समझा कहानी को। और ये कहानी शिवम प्रकाश ने लिखी है, जिनका जन्म 1947 में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में। और डाउट कोई भी हो तो उसके लिए आप इसको लोग ऐप पर आइए और अपना डाउट डालिए। धन्यवाद।